हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी ये क्लास है एम्स मेडिकल सोशल वर्क के साथ साथ यूजीसी नेट सोशल वर्क के संबंध में। आज मैं आप सभी लोगों के लिए चिकित्सकीय समाज कार्य और मनोचिकित्सकीय समाज कार्य के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यदि आप लोग एम्स मेडिकल सोशल वर्क की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसकी ऑनलाइन क्लास के लिए 3500 रुपये फ़ीस रखी गई है। और यदि आप यूजीसी नेट सोशल वर्क से ऑनलाइन एग्ज़ाम तैयारी करना चाहते हैं सोशल वर्क से संबंधित, इसकी फ़ीस 5000 होगी, जिसमें से आप लोगों को 2500 रुपये 2 किस्तों में पेमेंट करनी होगी। ठीक है, आपको सारे कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे और आपको यूनिट वाइज आप लोगों की जो है टॉपिक कवर किया जाएगा। पीडीएफ आपको मिलेगा, वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सारे कंटेंट आप सभी लोगों को एम्स मेडिकल सोशल वर्क और यूजीसी नेट के स्टूडेंटों को जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेडिकल सोशल वर्क है और साइकेट्रिक सोशल वर्क के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये पहला प्रश्न है, चिकित्सकीय समाज कार्य का प्रायः किस विधि से संपादित किया जाता है? 4 ऑप्शन विधि देखिए, व्यक्तिक कार्य विधि है, सामूहिक कार्य विधि है, सामुदायिक कार्य विधि है और ये सभी है। बताओ। मेडिकल सोशल डी, वेरी गुड। यहाँ जो डी जवाब दिया है आप लोगों ने वही सही जवाब है, डी करेक्ट है। तो मैंने आपको बताया ना, मेडिकल सोशल वर्क जो होता है वो व्यक्तिक कार्य विधि से भी होता है, समूह कार्य विधि से भी होता है, सामुदायिक कार्य विधि से भी होता है ना, और बाकी जो अलग थेरेपीज वगैरह होती हैं उनके माध्यम से भी किया जाता है। तो इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी का ही चुनाव करेंगे, डी फॉर डेनमार्क। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, चिकित्सीय समाज कार्य जो होता है वो कहाँ से संपादित होता है? अस्पताल से होगा कि चिकित्सकीय अभिकरण से होगा कि ए और बी या प्रशासकीय प्रबंधन से होगा? अच्छा, सी की तरफ। और भी लोग बताते रहिए, अपने विचारधाराओं को प्रकट करते रहिए, है ना। यहाँ पे आप लोगों का जो जवाब आया है वो सी की तरफ आया है। यहाँ क्वेश्चन नंबर जो सी है यही करेक्ट जवाब है। ठीक है, जो चिकित्सकीय समाज कार्य की बात जब आए, ठीक है, कि भाई ये जो चिकित्सा समाज कार्य है अस्पताल और अन्य चिकित्सकीय अभिकरण के माध्यम से ही होता है ना। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पे सी वाला है यही सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, चिकित्सकीय समाज कार्य का प्रमुख लक्ष्य है, बताइए वह क्या? क्वेश्चन नंबर 3 सी की तरफ जवाब आ रहा है। देखिए ए की तरफ जवाब आ रहा है। चलो देखिए, चिकित्सा, ओके देखते हैं। देखिए चिकित्सा में बाधक मनोसामाजिक दशाओं का निवारण करे, बात तो ठीक है, चलो अच्छा रखते हैं। चिकित्सा में आए जो व्यय की मांग है स्वयं सेवी संस्था से करे। मनोरोगी की पहल पर चिकित्सा सुविधा दी जाए, मनोरोगी की पहल पर चिकित्सा सुविधा दी जाए। देखिए ये लक्ष्य से आधारित प्रश्न है आपके सामने। तो चिकित्सकीय सुविधाओं का उपयोग रोगियों को अधिक लाभ और चिकित्सा में बाधक मनोसामाजिक दशाओं का संपूर्ण निवारण किया जाए, है ना, संपूर्ण निवारण। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा यहाँ पर। ठीक है भाई, व्यय की मांग स्वयंसेवी संस्था से करे, मनोरोगी की पहल पर चिकित्सा सुविधा दी जाए। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका केवल पहला करेक्ट रहेगा यहाँ पर। हाँ जी सर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, है ना। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। आयुर्विज्ञान के विकास के साथ स्वास्थ्य के कौन से महत्वपूर्ण पक्ष हो सकते हैं? अब देखो, चिकित्सा समाजकार का जब कॉन्सेप्ट हम समझते थे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि भाई आज के समय में स्वास्थ्य के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य से या पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिकल सोशल वर्क को समझने के लिए आपको ये 3 शब्द को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये 3 पक्ष हैं। जब हम बात कर रहे थे साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान या मनोव्यवहार के अंतर्गत हर एक अवस्था के बारे में, तो वहाँ मैंने आपको बताया था भाई शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, सामाजिक भी होता है, नैतिक भी होता है, भाषाई भी होता है। ये 5 पक्ष आते थे।
लेकिन जब हम बात करेंगे स्वास्थ्य के संबंध में तो हमारे पास ये 3 क्षेत्र आते हैं, शारीरिक, मानसिक एंड सामाजिक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 कि वैज्ञानिकों के द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया है कि रोगी के स्वास्थ्य सुधार में दवा का जितना महत्व है उतना ही महत्व उसकी किन स्थितियों का होता है, बताइए जरा। मानसिक, सामाजिक, राजनीतिक या ए और बी? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। जब वैज्ञानिक रूप से यह स्वीकार कर लिया गया है, ठीक है, कि रोगी के स्वास्थ्य सुधार में दवा जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण मानसिक तथा सामाजिक स्थितियों का भी है। अच्छा भाई, इसलिए है कि चिकित्सा के क्षेत्र में समाज कार्य अभ्यास की आवश्यकता को महत्व दिया गया है और सोशल वर्क की एक शाखा के रूप में चिकित्सकीय समाज कार्य का विकास भी हुआ है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन सही माने जाएंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा आपका। ठीक है, मानसिक और सामाजिक स्थिति, यहाँ पे पूछा किन स्थितियों को, तो कंडीशन यही 2 हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी वाला होगा यही सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं कि चिकित्सा समाज कार्य का लक्ष्य होता है कि वह चिकित्सकीय सुविधाओं का उपयोग रोगियों के लिए अधिक से अधिक लाभप्रद एवं सरल बनाए और चिकित्सा में बाधक मनोसामाजिक दशाओं का निवारण करे। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? प्रोफेसर जनार्दन जो है जनार्दन मिश्रा, राजाराम मिश्रा सर। ओके, राजाराम शास्त्री है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इनका कहना है अधिक से अधिक लाभप्रद और सरल बनाया जाए, चिकित्सा में बाधक जो मनोसामाजिक दशा है उसका निवारण किया जाए। यही परिभाषा आपका सही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करेंगे बी का, तो बी वाला सही रहेगा आपका। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की चिकित्सकीय समाज कार्य का विकास सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, भारत, जर्मनी या अमेरिका? हाँ, जो मेडिकल सोशल वर्क का सबसे पहले अगर जब विकास की बात हम करते हैं तो ध्यान रखिएगा, अस्पताल से मुक्त एवं मानसिक रोगियों की उपचर्या के विचार को मान्यता देने के साथ हुआ था इंग्लैंड में। तो ये इंग्लैंड के अस्पतालों में। ऑप्शन नंबर आपका सही माना जाएगा ए वाला। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 कि चिकित्सकीय समाज कार्य की अवधारणा यूरोपीय एवं किस महाद्वीप के देशों की देन मानी गई है? क्या उत्तरी अमेरिका के देशों की, दक्षिणी एशियाई देशों की, कि अफ्रीका देशों की, ये सभी? बताइए। सी के साथ अफ्रीका देशों में भी सर ये गया है चिकित्सकीय समाज कार्य। अच्छा, ये सभी गए हैं। सभी हो सकते हैं। देखिए आप देखिए ए, देखिए मैं बताता हूँ, सुनिए। चिकित्सा समाज कार्य की अवधारणा 2 महाद्वीप, एक का नाम है यूरोप और एक का नाम है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, ये 2। ठीक है, इन्हीं 2 देशों का मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित था। ये 2 देश जो महाद्वीप थे ये यूएसए से बेसिकली प्रेरित थे। ठीक है, प्रेरित थे। और यहाँ इस कार्य को प्रारंभ करने का जो प्रयास था, आपको बता दूं लेडी ओल्मोनर्स थी, इनकी अहम भूमिका मानी गई थी। हालांकि भारत में प्रारंभ में समाज कार्य में प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, इसी कारण से अमेरिका और इंग्लैंड में जो बसे भारतीय थे, जो भारतीय मूल के चिकित्सकों के द्वारा वहाँ के अस्पतालों में स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया और फिर उन्हें व्यावसायिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने को लेकर उनको प्रेरित किया गया था। तो ये 2 महाद्वीप का नाम याद रखिएगा और ऑप्शन नंबर केवल आपका यहाँ पे पहला करेक्ट मान लिया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सभी इसलिए दक्षिण एशियाई महाद्वीप थोड़ी आता था, इसलिए इसको पहले ही एलिमेंट कर देते तो ये सभी को कट ही जाता, तो 2 बचते। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका में चिकित्सकीय समाज कार्य का प्रारंभ करने का श्रेय किसको गया? देखो अभी मैंने बताया ना आप लोगों को कि ये जो दोनों महाद्वीप थे, एक ये और एक उत्तरी अमेरिका, किससे मोटिवेट थे?
यूएसए से। अब यहाँ पे देख सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के। तो उसमें चिकित्सकीय समाज कार्य का प्रारंभ किया किसने था, बताइए जरा। सर ए, बिल्कुल सही। ओल्मोनर्स का नाम आपने सही बताया, लेडी ओल्मोनर्स के द्वारा ये किया गया था। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यों का उद्भव माना जाता है, बताइए किसके, जॉन स्लो या डॉक्टर बेजहॉट के द्वारा, डॉक्टर जॉन मार्शल या चार्ल्स मुनरो के द्वारा। ओके, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य का उद्भव की बात करते थे वो 19वीं शताब्दी में हुआ था। कब? 19वीं शताब्दी में, ठीक है। उसी के दौरान में जॉन स्लो का नाम आया था, उन्हीं के द्वारा प्राप्त किया गया था, जिन्होंने सन 1848 में यानी 1848 ईस्वी में लंदन में हैजा के प्रकोप को समाप्त करने में सहायता प्रदान की थी। और वो नाम याद रखिएगा किसका आता है, जॉन स्नो का। ऑप्शन नंबर आपका पहला ही करेक्ट जवाब रहेगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 19वीं शताब्दी में जॉन स्नो ने किस देश में हैजा के प्रकोप को समाप्त करने का प्रयास किया था, बताइए। यूएसए, जर्मनी, इंग्लैंड, जापान। अभी बताया तो है आप लोगों को, बताइए। अरे भाई इंग्लैंड मैंने बोला था, बताओ, बताया नहीं था आपको इंग्लैंड में? इंग्लैंड ही सही है, यूएसए कहाँ से आ जाएगा। मैंने ऊपर वाले सवाल में क्या बताया, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यों का जो, हाँ, तो लंदन में जो है हैजा के प्रकोप को समाप्त करने में इसकी भूमिका थी। तो जाहिर सी बात है आपका इंग्लैंड ही करेक्ट जवाब होगा यहाँ पर। एक मिनट जरा देखिए, कोई शायद ज्वाइन हो रहा है, मैं उनको बार ज्वाइन कर लूँ। नहीं ज्वाइन नहीं हो रहे। चलिए बताइए, चीन में सर्वप्रथम चिकित्सा समाजकार बीजिंग में कब प्रारंभ किया गया था। देखो फैक्ट पे प्रश्न, बताइए एक बार। ओके, देखो चीन के संदर्भ में जब हम बात करते हैं ना, तो मेडिकल सोशल वर्क 1921 में बीजिंग में एक नाम आता है, ईडा प्रोइड, है ना, उन्हीं के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और समाज सेविकों को केस वर्क, दत्तक सेवा, भर्ती सेवा के लिए उनको ट्रेनिंग दिया गया था, ट्रेंड किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही चला जाएगा फिर? सर 1920। 1920 नहीं, 1921 नहीं है, हाँ, 1921, ठीक है। आयरलैंड में चिकित्सा समाजकार की उत्पत्ति किसके द्वारा मानी जाती है? आयरलैंड में, हाँ, इलाबेब के द्वारा जो है समाज कार्य की उत्पत्ति जो है मानी जाती है। और इलाबेब जानते हो ये कौन थी, मालूम है? चिकित्सक थी, बाल रोग विशेषज्ञ थी, है ना, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। भारत में समाज कार्य के संदर्भ में सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना कब हुई थी? सर सी ऑप्शन 1936 में सर। 1936 में, बहुत बढ़िया। और इसका नाम परिवर्तित हुआ है 1944 में, या ऑप्शन में 1945 आता है। तो इन दोनों में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। क्या नाम रखा गया था उस समय? वेरी गुड, TISS रखा गया था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क। इसके सर्वप्रथम निर्देशक कौन थे? सर दोराबजी। निर्देशक, मनसट, हाँ, डॉक्टर मनसट, ठीक है। इसकी स्थापना किसने किया था? दोराबजी ने की थी ना उनका, हाँ, सर दोराबजी ने, सर दोराबजी दादा भोय, हाँ, दादा रतन दादा भोय, ठीक है। और वर्तमान में इसके निर्देशक कौन है?
शालिनी भारत, शालिनी भारत, ठीक है। अब समाज कार्य के जनक कौन है, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सोशल वर्क के जनक, जॉन जन एडम, फादर ऑफ जनक कह लीजिए या आप उन्हें फादर कह लीजिए, है ना। क्या नाम आता है? जॉन एडम। हाँ, जॉन एडम्स नाम आता है। बहुत बढ़िया जवाब आपने मुझे बताया है, या आप जैन एडम्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। और समाज कार्य जब शिक्षा पूछेगा तब भी समाज कार्य शिक्षा के जनक, समाज कार्य, हाँ, उन्हीं का ही नाम आप लोग ला के आएंगे सभी लोग, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, जब आपसे पूछेगा कि बताइए फादर ऑफ इंडियन सोशल वर्क, भारतीय समाज कार्य के जनक, समाज कार्य के जनक, तो आपको मैं बता दूं कई जगह पे जो है इंडियन सोशल, जब हम बात करते हैं आंदोलन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे सामने एक नाम आता है महात्मा ज्योतिबा फूले जी का। हाँ, वो नाम आप जरूर याद रखेंगे सभी लोग, ठीक है। अच्छा, मदर किसे कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, समाज कार्य की मदर। ये आपसे पूछ ले कि भाई हु इज़ द मदर ऑफ सोशल वर्क, तब भी नाम जेम एड, अच्छा मदर यही है ना, फादर भी यही, मदर भी यही, ठीक है। और फर्स्ट अगर कोई पूछ ले कि फाउंडर सोशल वर्क कौन है, फर्स्ट सोशल वर्क के फाउंडर कौन है, जॉन एडम का ही नाम आप लोग लीजिएगा। देखिए, मैंने एक ही बंदे पर कई टाइप के प्रश्न जो बनते हैं मैं आप सभी लोगों को बता दे रहा हूँ, फाउंडर के रूप में भी इन्हीं का नाम आएगा, ठीक है। और पूछ ले कि सोशल वर्क इन इंडिया में स्टार्ट कब हुआ था, तो 1936 में आप लोग नाम ध्यान रखिएगा। और जब समाज शास्त्र के पिता या जनक पूछा जाएगा तब अगस्त कामटे का नाम लगा के चले आइएगा, ठीक है भाई। बताओ, इतना चीज़ें क्लियर हो गया कि नहीं, बताओ। जी सर। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जितने टाइप के बन रहे थे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। बाकी आप अगर आप लोगों से पूछेगा जैसे भारत में समाज कार्य की माता किसे कहा जाता है, भारत में समाज कार्य की माता, भारत में समाज कार्य की माता, तो दुर्गाबाई देशमुख का नाम लगा के आइएगा, दुर्गाबाई देशमुख का नाम लगा के आइएगा। और केसवर का पूछेगा फादर कौन है, तो मैरी रिचमंड का नाम लगा के आइएगा, ठीक है, मैरी रिचमंड नाम लगा के आइएगा। और मैरी रिचमंड ने ही पहली जो है किताब भी लिखी थी सोशल वर्क पर, फर्स्ट किताब डायग्नोसिस को लेकर, है ना। अगर आपसे पूछेगा कि सोशल वर्क डे कब मनाया जाता है दिवस के रूप में, 17 मार्च, 17 मार्च, हाँ, और 15 मार्च, 15 मार्च से 15 मार्च, अब 15 मार्च से 17। तो आप लोग 15 मार्च का जवाब लगा के आएंगे, ठीक है। सर थर्ड मंगलवार भी बताया था आपने। हाँ, थर्ड मंगलवार भी आप लगा सकते हैं, नो इशू, ठीक है, अगर पेपर को ऑप्शन में ना हो तब ना? वैसे अब आजकल तो वही आता है दिवस पर ही। चलो, इतना तो आप लोगों को फैक्ट याद होना चाहिए, आगे बढ़िए। भारत में सर्वप्रथम किस संस्थान के द्वारा चिकित्सा समाज कार्य का प्रशिक्षण जो है प्रारंभ किया गया था, सन 1937 में, याद है किसी को? हाँ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल हमारे सामने, सवाल यह है कि स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास की समिति द्वारा किस वर्ष प्रशिक्षित चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ताओं की, ठीक है, आवश्यकताओं पर बल दिया गया था। देखिए, ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति की, ओके। और भी कोई लोग बताए, केवल एक ही बच्चा बता रहा भाई। 1940 1943 शायद, 1945। ओके, तो याद रखिएगा 1945 इज द राइट आंसर। प्रशिक्षित समाज जो है
चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ताओं के आवश्यकताओं पर जो है बल दिया गया था। ठीक है, और इसके बाद चेन्नई में सर्वप्रथम स्टेला मैरिस कॉलेज में एक महिला चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति भी की गई थी, जो 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त भी कर चुके थे। यहाँ पर आप ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति के द्वारा, इनके द्वारा किया गया था 1945 में। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है आप लोगों को, स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति किस वर्ष, 1945, ये आप ध्यान रखेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। यूजीसी नेट मेडिकल सोशल वर्क में खूब पूछा जाता है, बहुत ही फेमस सवाल है आप सबके लिए। जरा मुझे बताएं इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। जे ओके, जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल पहला सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई। अच्छा, हालांकि पेपर में तो अभी तक नहीं पूछा गया है ये कि जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की स्थापना कब की गई थी। आपको पता वैसे तो होना चाहिए कि ये 1946 है। जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल मेडिकल, ये ग्रांट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ना। हाँ जी, हाँ सर वही है, मुंबई में है। हाँ, तो वो 1845 है मैम, 1845 है। सर आपने 46 लिखवाया है। 1846 लिखवाया है। 1946। अरे भाई, ये तो सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति है ना उस दिन तो। यस सर, यस सर। क्या बात कर रहे हो, गड़बड़ करोगे क्या? ठीक है, चलो यहाँ देखो, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बताइए, स्पष्ट करिए मुझे। हाँ सर, क्लियर हो गया। हो गया सर, क्लियर। चलो, तो यहाँ दिल्ली लगाओगे, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बताओ जवाब। चेन्नई। मुंबई। मुंबई लगाओ। देख लो, इतना सारा डिस्कस करने के बाद भी अभी देखो, अभी भी बच्चा सुधर नहीं रहा है। मुंबई सर। हाँ, मुंबई इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। ये आपको बता दूं, भारत और एशिया के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेज में से एक है ये। ठीक है, बहुत ही फेमस मेडिकल स्कूल वो है, कॉलेज है, और पेपर में ये खूब पूछा जाता है। बेसिकली यहाँ पे सोशल वर्क की जो नियुक्ति हुई थी 1946 में हुई थी। ठीक है, 1946 में हुआ था, सामाजिक कार्यकर्ता के यहाँ पे नियुक्ति हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, 20वीं शताब्दी के आरंभ में समाजकारी के अंतर्गत मनोचिकित्सकीय समाजकारी शाखा की जो है उत्पत्ति हुई थी। बताइए कब? यूएसए में। देखिए, अब यहाँ पे प्रश्न क्या बनाया है, 20वीं शताब्दी लिया है और इसके प्रारंभ में समाजकार्य के अंतर्गत पूछा है। सोशल वर्क के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं एक मेडिकल सोशल वर्क, एक साइकोट्रिक जो है मनोचिकित्सा समाजकार्य। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जी सर। तो अब प्रश्न हमारे सामने ये आ गया कि मनोचिकित्सा समाजकार्य की शाखा की उत्पत्ति हुई है। चिकित्सा समाजकार्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं आप लोगों सब। बताइए जवाब। अच्छा, अमेरिका जवाब दे रहे हैं आप लोग, तो इतना लेट क्यों दे रहे हैं आप लोग? जल्दी दीजिए, अमेरिका ही सही जवाब दे रहे हैं। मनोचिकित्सा समाजकारी, देखो मनोचिकित्सा समाजकारी क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, मैंने कल पढ़ाया भी था कि व्यक्तिक या सामूहिक कार्य जो मानसिक और आवेगात्मक असंतुलन की स्थिति में जो सोशल वर्कर के द्वारा जो किया जाता है वही मनोचिकित्सा समाजकारी कहलाता है, वही मनोचिकित्सा समाजकारी कहलाता है। तो समाजकारी के अंतर्गत मनोचिकित्सकीय समाजकारी की शाखा की उत्पत्ति जो है 20वीं शताब्दी में आरंभ हुई थी, और ये आरंभ हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में, है ना। और ध्यान रखिएगा कि ये बोस्टन साइकोपैथिक चिकित्सालय में कार्यरत थी एक सू मैरी गैरेट थी, जिन्होंने मानसिक रोगियों के अंतरंग अध्ययन किया था। मतलब एक प्रकार से
डीप अध्ययन करने की लेकर पर चर्चा की गई थी, है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, जहां पर रोगियों को समाजकारी की सहायता प्रदान करने की रूपरेखा भी तैयार की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका सही माना जाएगा, पहला वाला, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये मनोचिकित्सा है। पता चले चिकित्सा समाज कार्य के सोचकर हमने लंदन को लगा दिया, यानी इंग्लैंड को, तो वो गलत हो जाता है सवाल ऐसे में। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर 2 बार प्रश्न को पढ़ा है, इसलिए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना जरूरी है हमें, है ना। आगे बढ़ेंगे। बोस्टन साइकोपैथिक चिकित्सालय के अंतर्गत किसने मानसिक रोगियों के देखिए अंतरंग अध्ययन किया था? हाँ, गैरेट, मैरोगैरेट। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत बढ़िया सवाल आया ये आप सबके लिए, है ना, ये ध्यान रखिएगा। देखिए अगला सवाल, समाज सेवा विभाग की स्थापना। देखिए मैंने आप लोगों को बता भी चुका हूँ, समाज सेवा विभाग की स्थापना, बहुत बढ़िया सवाल, ध्यान रखने वाली चीज है हम सबके लिए, है ना। समाज सेवा विभाग की स्थापना मैसाचुसेट्स के जनरल हॉस्पिटल में, ठीक है, किस वर्ष स्थापना की गई? 1905 में। सर 1905 में हुई थी। 1905 में हुई थी, और यही आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जहाँ ध्यान रखने वाली चीज, इन शॉर्ट में अगर हम बात करें तो मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल जो है बोस्टन मैसाचुसेट्स के वेस्ट एंड पड़ोस में स्थित एक हार्वर्ड मेडिकल स्कूल है, उसी में सबसे बड़ा एक शिक्षण अस्पताल के नाम से भी इसे जाना गया था, ठीक है। MGH के नाम से भी जाना जाता है इसे, MGH के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे सभी लोग, या बेसिकली गैर लाभकारी अस्पताल है, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। बेड वगैरह जो इसका बेसिकली बताया गया था उस समय 999 बताए गए थे, इसको आप भी ध्यान रख सकते हैं। हालांकि पेपर में तो नहीं पूछा जाता है बेड वगैरह कितना है कितना नहीं है, बट शुरुआत में उस समय ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। स्थापित इसकी हुई थी 1811 में किया गया था। स्थापना कब की गई थी? 1811 में किया गया था। लेकिन जब समाज सेवा विभाग की बात आती है तब आपको नाम याद होना चाहिए सब 1905, ठीक है, 1905 याद रहेगा, बताओ। भूलिएगा मत आप सभी लोग इसे, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको भूलना नहीं चाहिए आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम सभी लोग। भारत में सर्वप्रथम मनोचिकित्सा समाजकारी की नियुक्ति किससे संबंधित विभाग में की गई थी? देखिए बच्चों से। नंबर 30 है सर, ऑप्शन। अच्छा, किसी बच्चे ने बताया कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए यहाँ जब भारत में सर्वप्रथम की बात हम करते हैं तो भारत में मनोचिकित्सा समाजकार्य की स्थापना TISS में हुई थी सन 1937 में। याद रखने वाली बात है, पता चले 1936 ऑप्शन में रहेगा, उसको मत कर दीजिएगा। तो समाजकार्य की नियुक्ति किसके संबंध में की गई थी उस समय? तो जो सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क है, इसी के द्वारा मुंबई में चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक में इसकी नियुक्ति हुई थी। और मैंने शायद आप लोगों को इसके बारे में भी बताया है, चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक के बारे में। 1996 में। क्या नाम आता है उनका? नाम बताओ। नहीं, हाँ, जिलो जो है जीरो बल्लू मोरिया। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। हाँ, यही चीज़ आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें एक प्रोफेसर रही हैं ये TISS में, बिल्लू मोरिया महोदय। नंबर 1098 118 रेलवे स्टेशन पर, है ना। चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देखो अब आप लोग, अब ऐसे प्रश्नों को क्या करना होता है, यहाँ आप अपने आप के बारे में, स्वयं के बारे में सोचें, है ना। अब आपकी भूमिका आ गई, बताइए। अभिकरण मतलब एजेंसी जानते ही हो, क्या नीति निर्धारण और कार्यक्रम नियोजन में सहभागिता देना होगा? बात है इसमें से कौन सा नहीं है? तो नहीं होता ना। हाँ, अभी आपको इसमें ध्यान देना है। ओके, कौन सा नहीं? तो ऑप्शन नंबर 30 है। हाँ, तो ये तो देखो है ना,
आपका मतलब ये है कि भाई नीति निर्धारण और कार्यक्रम नियोजन में सहभागिता देना होगा, यह है आपका, यस कर दो। पूछा है नहीं। फिर आगे बात करते हैं, सामुदायिक संगठन में सहभागिता प्रदान करेंगे? हाँ जी करोगे। शैक्षणिक कार्यक्रम में आप पार्टिसिपेट करेंगे? यस कहो। बिना निर्देशन और परामर्श के सेवा प्रदान करना, बिना निर्देशन का कैसे काम कर सकते हैं? नहीं करोगे। तो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो हालांकि सिंपल सवाल थे। मेडिकल सोशल वर्क में बता दूं मैं आपको, ऐसे ही सवाल आते हैं। मैंने यूके वाले उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क के बारे में पढ़ाया था, तो वहाँ पर भी ऐसे ही सरल प्रश्न आए थे। अभी SGPGI में हम लोगों ने करवाया था, देखा था, प्रश्न ईजी भी थे। प्रश्न कुछ ऐसे ही रहेंगे, बड़ा कुछ मत सोचो मेडिकल सोशल वर्क में, है ना। प्रश्न यहीं से कुछ इसी टाइप से बने रहेंगे, कुछ बड़े नहीं बनेंगे, लेकिन हाँ मेडिकल के परिप्रेक्ष्य में ही बनाए जाएंगे सारे प्रश्न, है ना। इसलिए आप ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिकित्सकीय समाज कार्यकर्ता के कार्य। अब देखो आपके कार्य कौन कौन से। अब फिर मैंने कहा, फिर अपने आप के बारे में सोचो। अब यहाँ पे अच्छा स्टेटमेंट है, देखते हैं। कार्य के संबंध में किस या किन विचारकों ने अपना मत व्यक्त किया है। अब देखिए, कार्य के संबंध में किस, ऐसा विद्वान की परिभाषा आ गई है यहाँ पर, और चिकित्सा समाज कार्य की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने। क्या जवाब देना चाहेंगे आप यहाँ पे? मधुकर वाडे। सुलभा मधुकर वाडे। सुलभा मधुकर वाडे, ओके। ए और बी दोनों है। अच्छा अच्छा पाठक भी है सर, पाठक है। अच्छा। सामाजिक कार्यकर्ता में सर इनका है लिखा हुआ ये सर। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अगर आपने थोड़ा सा सोचा नाम तो बहुत अच्छा है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे मैकाइबर का नाम आता है तो पेज भी नाम आता है। पेज एक विद्वान का नाम है, ठीक है ना, याद रखिएगा। मैकाइबर एंड पेज जैसे नाम आता है तो इससे उनका भी नाम आता है, आपने देखा है ना। ठीक उसी प्रकार से जब नाम आता है प्रोफेसर HS पाठक का, तो कहीं कहीं नाम आपको मैं बता दूं, प्रोफेसर राममूर्ति मिश्रा का भी नाम आता है। लेकिन जो सुलभा वाडकर हैं, इनका नाम जो है यहाँ पर, अगर हम बात करें वाडे के बारे में, ठीक है, वाडे के बारे में, तो इनका अलग है, इनका भी विचार वहाँ पे आता है। परंतु जब हम मेडिकल सोशल वर्क में बात करेंगे तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि ये ऑप्शन आप बी को ना लगाएं। यहाँ पर बी का ऑप्शन ना लगाएं, इसको छोड़ दीजिए। प्रोफेसर राममूर्ति का नाम भी छोड़ दीजिए, ठीक है, मेडिकल सोशल वर्क में, है ना। अब बात है कार्य के परिप्रेक्ष्य में, तो मैं आपको बता दूं, प्रोफेसर महोदय ने, पाठक महोदय ने 5 टाइप के कार्य बताए थे। क्या किसी को याद है? कोई बताना चाहेगा 5? कौन कौन से थे? सर प्रत्यक्ष सेवाएं, भौतिक आवश्यकताएं, भौतिक आवश्यकता है। सर सामाजिक स्थितियों ओके, चलो मैं बताता हूँ, सुनो। परामर्श एवं निर्देशन उपलब्ध। चलो मैं बताता हूँ, सुनो। एक कार्य इनका आता है, ध्यान रखिएगा, नीति निर्धारण और कार्यक्रम का नियोजन करना। नीति निर्धारण और कार्य का नियोजन करना। दूसरा आता है, याद रखिएगा आप सभी लोग, सामुदायिक संगठन में सहभागिता। अभी आप लोगों ने अभी ऊपर वाला सवाल देखा था आपने ना, उसी पर आधारित था, इनके कार्य पर ही। समाज सेवा, समाज कार्य शोध, समाज कार्य शोध, परामर्श एवं निर्देशन उपलब्ध कराना, बिल्कुल। और एक शैक्षणिक, कार्य करवाओ। हाँ बस, भूमिका निभाना। हाँ। अधिगम के सिद्धांत इनके भी हैं सर। अधिगम के सिद्धांत सर HS पाठक का भी है। अधिगम कहाँ आ गया यहाँ पे? नहीं, लर्निंग के बारे में इनका क्या स्टेटमेंट है, जरा बताएं। बताएं। प्रोफेसर HS पाठक जी। किसी बुक में सर इनका देखा था, मुझे याद नहीं आ रही है बुक से। अच्छा, मेरे हिसाब से लर्निंग के संबंध में मैंने, हालांकि मैं थोड़ा पढ़ाई कर रखा है, लर्निंग वगैरह बारे में जानता हूँ, बट ये मेडिकल सोशल वर्क में मेरे हिसाब से इनकी भूमिका आती है। अगर आप ग्रामीण के लेवल पर बात करते तो मैं एक बार मान भी लेता
ग्रामीण लेवल पर लर्निंग के अंतर्गत बेसिकली नहीं आते। अगर कहीं मिलेंगे मैम या सर तो आप मुझे ज़रूर शेयर करिएगा, ग्रुप में सेंड करिएगा ताकि सभी लोगों को पता चले, है ना। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। मधुकर वाडे महोदय की अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो सेवाएं थी बेसिकली वो प्रत्यक्ष उपलब्ध रूप में बताई थी। तो एक तो उन्होंने केस वर्क प्रणाली को रखा था प्रत्यक्ष के रूप में, दूसरा टीम वर्क को उन्होंने रखा था, टीम वर्क, टीम जो दल में काम करते हैं उनको रखा था। एक्सक्यूज मी सर, हाँ एक्सक्यूज मी सर, सोशल केस वर्क में लर्निंग का हम मतलब हमारे चैप्टर भी है, हम खुद भी पढ़ा रहे हैं। अभी किसी ने बोला यहाँ कहाँ से आ गई, तो मैडम अगर हम सोशल वर्क पढ़ रहे हैं तो लर्निंग आएगी और वो आएगी केस वर्क में आएगी। तो आप पढ़िएगा 6-7 चैप्टर में, यहाँ कहाँ से आ गई, यहाँ आएगी मैडम, है ना। कोई बात नहीं, बातें हो रही है ना, इसलिए नहीं नहीं, उनका कहना का मतलब ये था मैडम, कोई अच्छा माइंड मत करिएगा भाई आपस में। ये जरा मुझे ये सवाल कि चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता के प्रशासन संबंधी कार्य कौन कौन से हो सकते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 24 क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, बताइए। ए है अभिलेख, रजिस्टर इत्यादि का रख रखाव, दिन प्रतिदिन के कार्यों जैसे नियोजन तथा संगठन करना, कर्मचारीगण का अधीक्षण एवं उनको सलाह देने के संबंध में कार्य, या उपरोक्त सभी। बताइए, सोशल वर्कर के प्रशासन के संबंध में। देखो अब आप ना मैनेजमेंट के संबंध में कार्य कर रहे हैं। अब आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप एम्स में अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आप मैनेजमेंट के लेवल पर भी जा सकते हैं। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, एक क्लाइंट के अंतर्गत क्या क्या, हाँ ए, ठीक है, और क्या हो सकता है, हाँ यहाँ पर, हाँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का डी सही माना जाएगा। आप क्या दिन प्रतिदिन के कार्य जैसे नियोजन संगठन नहीं बनाओगे, वो भी तो मैनेजमेंट के अंतर्गत आएगा। कर्मचारियों गण का अधीक्षण और उनके सलाह देने से संबंधित भी कार्य होंगे, जैसे मिनट्स वगैरह होता है, लिखते हैं मिनट्स वगैरह में। आप लोग अगर जॉब भी करते होंगे तो मीटिंग होती होगी, मिनट्स होता होगा, हर एक चीज़ें नोट भी किया जाता है। किसी से कोई अगर आपने सलाह लिया, तो फर्स्ट पॉइंट में भी आ सकती ना, प्रतिदिन जैसे प्रतिदिन कार्यों का नियोजन, ये सब चीजें अभिलेखों और रजिस्ट्रारों इन चीजों के अंतर्गत भी आ सकती है। तो आ सकती है, तो क्या दूसरा ऑप्शन को हटा दें, फिर तीसरा ऑप्शन को हटा दें। आप सोचो, हटा भी देते, चलो आप सोच लो एक बार, हटा दे तो उचित रहेगा। सर आपने ही एक बार बताया था कि पॉइंट ऐसे यूजीसी नेट में पॉइंट ऐसे आते हैं कि अपने को लगता है सभी है, अच्छा, लेकिन जो मोस्ट ज्यादा महत्वपूर्ण होता है हमको हाँ उसको सही right लगाना है। सही सही। लेकिन अब ऐसे में भी आप थोड़ा सा देखो, ऐसे में भी आप लोगों को थोड़ा सा ये भी सोचना है कि ऑप्शन नंबर डी आपसे क्या कह रहा है। तो प्राथमिकता आपको डी को छोड़ के क्या आप प्राथमिकता ए को देंगे, और ए देना ठीक है, उचित है, बेटर है, आपने सही सोचा। बट इसकी जगह और भी कोई ऑप्शन होता कुछ इसी तरीके से बना हुआ, तब आप प्राथमिकता देते उचित था। लेकिन जब उपरोक्त तो सभी कह रहा है तो इसका मतलब है प्रश्न का कि हम ऑप्शन नंबर डी का ही चुनाव करें यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि उसके आगे कोई ऑप्शन ही था ही नहीं। उसके भी एक पहले भी तो आया था ऐसा प्रश्न जब आपने उसको करवाया भी था, अच्छा। लेकिन आपने सर अभी 1-2 क्वेश्चन के ऊपर ही है, उसमें भी उपरोक्त था और एक पॉइंट था ऐसा कि जो लग रहा था अपने को। 3rd नंबर का क्वेश्चन था सबसे। ओके, मैं आपको थर्ड भी दिखाता हूँ भाई, ठीक है। सर यहाँ पर डी सही अच्छा लग अच्छा रहा है। अच्छा, लेकिन अब आप सोचिए जरा यहाँ पे, अब क्वेश्चन मैं थोड़ा सा, अनुराधा मैम थोड़ा समय ले रहा हूँ, 1 मिनट। देखिए, चिकित्सा में आय व्यय की मांग स्वयंसेवी संस्था से करें, स्वयंसेवी संस्था से करें। आप एक बार सोचे जरा, व्यय की मांग, खर्च की मांग स्वयंसेवी संस्था से करेंगे, ये उचित थोड़ी ना। मेडिकल सोशल वर्क के कार्य का लक्ष्य, सर एनजीओ से अपन अभी भी हम करवाते हैं सर, एनजीओ से कनेक्ट करवाते हैं उसको, ताकि वो जितना काफ़ी सारे एनजीओ जो कंसल्टेंसी देती है और ये प्रोवाइड भी करवाती है। अच्छा अच्छा, सुनो आप, मैं समझ गया। आप कुछ एनजीओ में, हाँ कुछ एनजीओ क्या होती है, अब यहाँ पे उसको भी समझा देता हूँ। देखो, जब किसी एनजीओ या संस्था में हम काम करते हैं, किसी विद्यालय वगैरह मैं ले लेता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, तो विद्यालय में क्या होता है कि हमारे पास टीएलएम होना ज़रूरी होता है। टीएलएम होना जरूरी, यहाँ पे मैंने टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होना ज़रूरी है। अब हम स्कूल का काम कर रहे हैं और हमारे पास टीचिंग लर्निंग मटेरियल ही ना हो, प्ले स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ,
ठीक है, बता रहा हूँ। तो वहाँ पे अगर ये सारी चीज़ें होंगी नहीं तो बच्चे सीखेंगे क्या? तो हम तो पेरेंट्स से तो बोल नहीं सकते हैं कि भाई आप लेके आए इस बच्चे के लिए। हाँ भाई, कुछ चीज़ें होती हैं जब पर्टिकुलर हम इंडिविजुअल कोई काम करवाते हैं तब पेरेंट्स को बोलते हैं, लेकिन जब हम ग्रुप में काम करना सिखाते हैं बच्चों को प्ले स्कूल में तो हम ऐसा तो बोल नहीं सकते कि सारे पेरेंट्स से ही कह दे कि भाई अपने अपने घर से अपना अपना सामान लेके आए। तो ये विद्यालय की भूमिका हो जाती है। विद्यालय बेसिकली एक एनजीओ के रूप में काम कर रहा है, तो वहाँ पे हम मंगवा सकते हैं सर। लेकिन जब हम चिकित्सा समाज कार्य में, अभी मैं हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, हाँ वहाँ पर मेरे पास काफ़ी एनजीओ आते हैं और बोलते हैं कि ऐसा कोई पेशेंट हो जिसको फाइनेंशियली कोई वीक हो या वो किसी तरीके से हेल्प चाहिए तो हमें बताना। मैं क्या करता हूँ कि कोई जो पेशेंट इस तरह का होता है ना उसको एनजीओ से मिलाता हूँ और फिर वो जो आप बोल रहे हो सारे काम करते हो। हाँ बिल्कुल। नहीं सर देखो, मैं बताऊँ, एनजीओ कुछ एनजीओ की बात है। देखो देख कर जाते हैं उस चीज़ को। देखो मैं बताता हूँ सर। देखो यहाँ जो चिकित्सा समाज कार्य के अंतर्गत जो अस्पताल और अन्य चिकित्सा जो एजेंसी है, चिकित्सकीय जो एजेंसी है, मेडिकल एजेंसी है, उनके माध्यम से मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो मेडिकल सोशल वर्क का जो मुख्य लक्ष्य है ना, वो चिकित्सकीय सुविधाओं का उपयोग करती है और रोगियों को अधिक लाभ और चिकित्सा में बाधक मनोसामाजिक दशाओं का संपूर्ण निवारण करती है। ये उसका मोटो यही है। बेसिकली हम इसी की ही प्राथमिकता देते हैं। अगर आप कहें तो स्वयं की मांग, जैसे आपने बोल रहे थे कि स्वयं की मांग भी हो सकता था मनोरोगी की पहल पर। अब मनोरोगी की पहल पर तो बिल्कुल नहीं कर सकते। चलो अच्छा, अगर आपने मान लिया बी वाले पे, ठीक है भाई, चलो सोच लेते हैं थोड़ा एक प्रकार का, कुछ एनजीओ में होता है, अपवाद के रूप में देख लेते हैं। और हम बात करते हैं मनोरोगी की पहल पर चिकित्सा सुविधा कैसे दी जाएगी। आप ये भी तो सोचिए जरा, ऑप्शन नंबर सी को देर देखिए। आप ये समझ रहे हैं मनोरोगी की पहल पर चिकित्सा सुविधा दी जाए? हाँ, मनोरोगी सर काफ़ी कैटेगरीज होती है इसमें भी। हाँ तो हाँ स्टार्टिंग फेज में ही हमसे बोलते हैं कि फैमिली हमारा साथ नहीं दे रही या फिर सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो फिर हम करते हैं उसको। देखो, यहाँ मैं आपसे ये कह रहा था कि जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात हम लोग कर रहे थे ना, तो आप कह सकते हो कि अब प्राथमिकता देंगे ठीक रहेगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मेडिकल सोशल वर्क में व्यय की मांग, साफ शब्दों में बता दूँ, ये इसकी प्राथमिकता की बात हुई ही नहीं है कि स्वयंसेवी संस्था करे। ठीक है, हाँ अगर भाई अपवाद, अगर किसी चीज़ को जब जरूरत उस नीड है उसको, तो भाई संस्था काम करेगी, वह एनजीओ जो है उसको प्रोवाइड करेगी। जो एनजीओ चिकित्सा के काम कर रही है, अगर उसको नीड है तो वो करेगी। मनोरोगी की पहल पर चिकित्सा की सुविधा भी दी जाए, तो ये बेसिकली एकदम 110% ये आपका गलत है ना, कि भाई मनोरोगी के संबंध में है ना, उसकी पहल पर। देखो, मनोरोगी से हम पूछ कर उसके साथ कार्य करेंगे, थेरेपी वगैरह के बारे में बात करेंगे, है ना, वो चीज़ें हम करेंगे, ये सत्य बात है ना। तो हमें मेडिकल सोशल वर्क के पॉइंट ऑफ से भी उनके बारे में भी सोचना है ना, कि हम कभी कभी क्या करते हैं, कुछ दिव्यांग होते हैं उनका जो ये अपन फुट बनाते हैं जो आर्टिफिशियल होता है, जी ट्राईसाइकिल होती है, जी, सारा काम ही सर एनजीओ करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उस परिप्रेक्ष्य में बोलना चाह रहा था। अच्छा, कोई बात नहीं सर, आपका विचार सही था, आपने सही तरीके से सोच रहे थे, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि सर आप याद रखें कि जो चिकित्सा समाज कार्य का प्रमुख लक्ष्य रहेगा वो बेसिकली मनोसामाजिक दशाओं का निवारण के ही पॉइंट ऑफ व्यू में रहेगा, व्यय की मांग पर और मनोरोगी की पहल पर आधारित नहीं होगा, इसलिए इसको आप काट दिया था। जो क्वेश्चन नंबर 24 आपसे बता रहा था, 24 में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये अभिलेख, रजिस्टर इत्यादि रख रखाव, तो ये सही तो है ही है, कोई बात दो बात नहीं। दूसरी बात, यहाँ पे जो दिन प्रतिदिन का है ये अलग काम दे दिया, क्योंकि ये अभिलेख अलग काम हो गया। हो सकता है भाई अलग तरीके से कोई केस पर बात कर रहा होगा, हो सकता है समुदाय या किसी ग्रुप पर बात किया होगा, रजिस्टर इत्यादि रख रखाव की बात किया होगा। यहाँ तो हम ये नहीं कह सकते ना कि प्रतिदिन की बात है, ये तो सत्य है। फिर प्रतिदिन के कार्य भी तो होंगे उसमें, जैसे नियोजन संगठन जैसी क्रिया भी हो सकती है उसमें, प्रतिदिन की प्रकार में नियोजन संगठन इसमें भी आ सकता है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है ऑप्शन नंबर ए। लेकिन दूसरे में स्पष्ट तो कर रहा है ना आपसे, तीसरे में कह रहा है कर्मचारीगण के अधीक्षक। प्रशासन संबंधी कार्य बोल रहे हैं, तो प्रशासन में दिन प्रतिदिन के कार्य तो आएंगे, तो उसमें तो अभिलेख और रजिस्ट्री आएंगे शायद। प्रशासन में केवल अभिलेख आएंगे? हाँ, अरे मेरे भाई, प्रशासन में मैं आपको बता दूं, आपका अभिलेख भी आएगा, दिन प्रतिदिन के कार्य भी आएंगे, जैसे नियोजन संगठन भी आता है, कर्मचारीगण, अधीक्षण और उसको सलाह देने से संबंधित जो कार्य रहेंगे वो भी आएंगे। ये सारी चीज़ें इसमें आएंगे। अधीक्षण क्या समझते हैं? अधीक्षण से घोषणा, मंत्रणा एक ही बात है ना?
घोषणा मंथना। अधीक्षण मतलब एक आप ये कह लीजिए सुप्रिटेंडेंट्स, आप समझते होंगे। अधीनस्थ जो कर्मचारी के काम को देखना होता है वो बेसिकली अधीक्षण उसको बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अधीक्षण, है ना। सबऑर्डिनेट भी कह सकते हो, है ना, सबऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक उच्च स्तर पर आप ये कह सकते हो, उच्च स्तर पर रैंक की जो वस्तु बताई जाती है ना, जो स्थिति दिखाई जाती है वो बेसिकली अधीक्षण। तो कर्मचारीगण की उच्च स्थिति पर क्या निरीक्षण वगैरह करना, या उनके द्वारा जो सलाह आ रही है उनको भी एक नोट करना, है ना। तो ये सभी यहाँ पे करेक्ट रहेंगे, आप कंफ्यूज मत होइए। मेडिकल सोशल वर्कर का जो प्रशासन के संबंध में होगा ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, है ना। तो यहाँ प्राथमिकता आप ये ना सोचें कि पहले पे देना, आप सभी पर देने की कोशिश करें। सभी अपने आप में एक पॉइंट है, सभी अपने आप में एक अलग अलग विचार को व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए आपका यहाँ पे सही है। जब मिलता जुलता कुछ चीज़ें ऐसी होती तो हम कहते हैं कि आप सही कर दो पहले वाले को, परंतु यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत हर चीज़ों में डिफरेंट है, अंतर है, अलग अलग चीज़ें व्याख्या कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी का चुनाव करें। 24 का ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, ठीक है। यदि आप लोगों को कोई अलग ऑप्शन लग रहा है, मन में विचार आ रहा है, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, नहीं तो वरना ये ज़्यादा लंबा चला जाएगा, है ना। ग्रुप में बात करिएगा हम लोगों से, है ना, ग्रुप में आप डाल सकते हैं, ठीक है, इस पर विचार अपना व्यक्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, चिकित्सकीय समाजकारी में सामूहिक समाजकारी प्रणाली के प्रयोग के संबंध में कार्य कौन सा नहीं है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए रोगियों, देखिए प्रश्न में आप ध्यान रखिएगा नहीं है, तो जहाँ नहीं मिलेगा ना आप लोग इस, अगर कंप्यूटर आजकल तो भाई ऑनलाइन पेपर होता है सीबीटी पर, तो इसलिए तुरंत आप यहाँ पर एक इस तरीके से सर्कल बनाए, अब ध्यान रखें प्रश्न को। रोगियों को समुदाय के साथ सामंजस्य की स्थिति में लाना, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपसी स्वीकृति के वातावरण में रोगियों को सामंजस्य या समस्या सुलझाना। ऑप्शन थर्ड आपसी सहयोग की प्रक्रिया के माध्यम से रोगियों की संवेगात्मक अभिवृद्धि। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 का में क्या आपका विचार आ रहा है, बताइए। अब ध्यान रखो, मेडिकल सोशल वर्क में समूह समाज कार्य प्रणाली के अंतर्गत बात कर रहा हूं मैं, उसका प्रयोग के संबंध में आपको बताना कौन सा कार्य नहीं है। यहां पे कार्य नहीं है, देखो रोगी को समुदाय के साथ सामंजस्य की स्थिति में लाना तो होगा, रोगियों को समुदाय के साथ सामंजस्य की स्थिति में लाना है, कोऑर्डिनेशन की स्थिति, ये तो लाना होगा कि नहीं लाना होगा, आप एक बार बताइएगा यस या नो में। लाना होगा, तो ये सही है, ठीक है। चलो दूसरी बात, अब आपसी स्वीकृति के निवारण में, ठीक है, आपसी स्वीकृति के निवारण में रोगियों की समस्या को सुलझाना है। जब एक्सेप्टेंस हो जाएगा भाई, जाहिर सी बात है, स्वीकृति आपने दे दिया है तो जाहिर सी बात है कि आप उसकी समस्याओं को भी सुलझाएंगे उसी वातावरण में। हर एक विद्यार्थी या सेवार्थी या जो ग्रुप के लोग हैं आपसी ही ग्रुप से कुछ ना कुछ सीखते हैं, समूह से ही सीखते हैं। तो इस बात से आप सहमत हैं कि ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा चिकित्सा समाज कार्य समूह कार्य प्रणाली के अंतर्गत ये भी आ सकता है, यस या नो। ये सही रहेगा। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें डी आपसी सहयोग की प्रक्रिया में, अब देखिए आपसी ही सहयोग होगा, उन्हीं की प्रक्रिया के माध्यम से रोगियों की संवेगात्मक अभिवृद्धि करनी है, संवेगात्मक अभिवृद्धि की भी बात करनी है। यहाँ पे तो आपका ऑप्शन सारे सही आ रहे हैं, ठीक है। ये प्रश्न हाँ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अगर नहीं था तो एक ऑप्शन और इसको मेंशन करना चाहिए था, ठीक है, पर हाँ डी में उस ऑप्शन को देना चाहिए, क्वेश्चन जो है, ठीक है। यहाँ पर यह गलत है, परंतु मैं आपको बता दूं नहीं को आप यहाँ से हटा दीजिएगा, और हटा के मैं आपसे बता देता हूँ कि ये तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट है, तीनों के तीनों करेक्ट माने जाएंगे, है ना, तीनों के तीनों आपके यहाँ पे करेक्ट माने जाएंगे। अब इसमें अगर मुझे मान लो बनाना है एक ऑप्शन, अगर कि सामाजिक समूह कार्य प्रणाली का प्रयोग संबंधी कार्य कौन सा नहीं भी है, तो हम यहाँ पर एक ऑप्शन डाल सकते हैं, है ना। और वो ऑप्शन ये डाल सकते हैं कि भाई व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करके मनोसामाजिक समस्याओं के समाधान में प्राथमिकता मिलती है, या प्राथमिक तरीके से प्राथमिकता मिलती है, या आप ये कह लीजिए कि प्राथमिकता जो है सहायक सिद्ध होती है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा सभी लोग कि मनोसामाजिक समस्याओं के समाधान में ना
सहायक सिद्ध हो सकता है, एक हेल्प मिल सकती है, जहाँ पे सेकेंडरी विधि आ सकती है, परंतु प्राथमिकता मिलती है किसी चीज़ को कहना उचित नहीं होगा। ठीक है, तो सहायक सिद्ध के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हमारे सामने सामूहिक समाज कार्य की प्रणाली के अंतर्गत ये चीज़ें मेंशन हो सकती है, परंतु मनोसामाजिक समस्याओं के समाधान में जरूरी ये नहीं कि आपको हमेशा हर जगह पे प्राथमिकता मिल जाए, या सामर्थ्य या संवेग या क्षमता या शक्ति समुचित उपयोग की क्षमता को विकसित की जा सके, ये जरूरी नहीं है जब तक सहायक सिद्ध ना हो। तो सहायक सिद्ध होना जरूरी है, और वो पॉइंट था जब कोई एक पर्टिकुलर बीमारी पता चलती है तब। बीमारी पता नहीं चला तो आप कोई भी ऑप्शन यहाँ पे डाल सकते हैं, परंतु यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन थे ये करेक्ट ऑप्शन माने जाएंगे आपके। ठीक है, तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, चिकित्सकीय समाज कार्यकर्ता की भूमिका में क्या सम्मिलित किया गया है। देखिए, मेडिकल सोशल वर्कर की जो भूमिका है, मैंने आपको साथ पढ़ाया भी था, अन्वेषण, निर्वचन और विश्लेषण, ये सभी बताया भी था। जब चिकित्सा समाज कार्य व्यक्तिगत रोगी की सहायता के लिए कार्यकर्ता जब व्यक्तिगत समाज कार्य प्रणाली का उपयोग करता है तो उस समय मनोसामाजिक समस्याएं जो आती है सामने, तो समस्याओं का समाधान और पुनर्स्थापन की प्रक्रिया में सामाजिक समूह कार्य प्रणालियों का प्रयोग भी किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन पे मैं अगर आप लोगों से बताऊं तो एक पॉइंट अन्वेषण भी शामिल किया गया है, विश्लेषण भी शामिल किया गया है, निर्वचन भी शामिल किया गया है, और एक शब्द और आता है संबल। क्या? संबल, ये भी शामिल किया गया है। मैंने आप लोगों को चारों की चीज़ों में बता रखा है। यस या नो, एक बार स्पष्ट करो। यस सर। तो अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी का चुनाव करें, ये सभी करेक्ट होगा। आप अन्वेषण में जाना है, आप लोगों को मैंने बता रखा है, प्रश्नीकरण प्रक्रिया होती है ये, है ना ये। और विश्लेषण भी मैंने आप लोगों से बता रखा है। विश्लेषण क्या होती है? ये जो सेवार्थी में कभी कभी भ्रम हो जाता है, तो उसके अंदर वास्तविकता के ज्ञान का अभाव होने के कारण जो है समस्याएं जन्म लेने लगती है, तो वो बेसिकली तब वहाँ पे मेडिकल सोशल वर्कर विश्लेषण करने लगता है। और निर्वचन क्या होता है? निर्वचन क्या होता है कि कार्यकर्ता के द्वारा सेवार्थी के सम्मुख स्पष्ट रूप से वो उपस्थिति की बात कर रहा है जहाँ पे तथ्य पर विचार करने की। तो जब तथ्यों का विचार करता है सोशल वर्कर तो वह स्टेटमेंट कहलाता है, एक शब्द में निर्वचन कहलाता है। ठीक है, और एक संबल था। संबल क्या होता है? संबल की अगर हम बात करें तो बेसिकली इस उपचार के दौरान में सेवार्थी के अंदर जो है मनोबल, आत्मविश्वास, ज्ञान और शक्ति इत्यादि चीज़ों का विकास कराता है, ताकि सेवार्थी जो है वास्तविकता को समझ पाए और अपनी समस्या का जो निराकरण है वो स्वयं कर सके। तो जब सेवार्थी स्वयं करता है, समस्या का निवारण स्वयं करता है, तो वह क्या कहलाता है? संबल कहलाता है। तो ये चारों शब्द हैं, ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, है ना। अब देखिए यही प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या करा है? चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता सेवार्थी की समस्या की वास्तविकता की स्थिति को समझते हुए क्या कार्य करता है ताकि वह पुनः स्वस्थ एवं समस्या रहित हो जाए। तो क्या कहना उचित समझेंगे? संसाधन का उपयोग, निर्देशन, प्रोत्साहन, पुनर्सत्तावना। अब ये जानते हैं क्या है? ये क्या है? ये बेसिकली उपचार की प्रविधियां हैं। ये क्या है? ट्रीटमेंट की, उपचार की प्रविधियां हैं ये। अब ये उपचार की प्रविधियां जो है समस्याओं का संसाधनों का उपयोग। संसाधनों का उपयोग का क्या मतलब होता है कि भाई सेवार्थी जो है रोगी की समस्या के समाधान के लिए कार्यकर्ता के द्वारा, चाहे वो सामुदायिक हो चाहे वो एजेंसी संबंधी साधन हो, उसका उपयोग तो करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, आप मेडिकल सोशल वर्कर हैं तो मेडिकल सोशल वर्कर होने के नाते आप लोगों के पास संसाधन होना ज़रूरी है। अब बिना संसाधन का तो आप काम करना मत कभी भी, वरना काम आपका सही होगा ही नहीं। तो रिसोर्सेज आपके पास होने ज़रूरी हैं, इसलिए संसाधन का उपयोग होता है। ठीक है, इसलिए संसाधन का उपयोग होता है। दूसरी बात कहता है निर्देशन। निर्देशन कहता है कि भाई व्यावसायिक संबंधों की सीमा का उल्लंघन किए बिना, व्यावसायिक संबंधों की सीमा का जो है कार्य वो बिना उल्लंघन किए विशिष्ट भावनाओं, स्थितियों और रोग और उपचार के प्रति मनोवृत्तियों को नियंत्रित करना है। और यही मनोवृत्तियां जो होती है नियंत्रण के लिए निर्देशन देना पड़ता है, उसके लिए, है ना, मार्गदर्शन देने की बात करता है। तो बेसिकली अगर निर्देशन की बात आती है तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मनोवृत्तियाँ, एटीट्यूड बेसिकली कंट्रोल में रखना पड़ता है निर्देशन के समय में। तो मेडिकल सोशल वर्कर अगर मान लो कोई वो मिल गया सेवार्थी ADHD वाला,
तो उसके लिए क्या करेगा, जाहिर सी बात है उसकी मनोवृत्तियों को समझेगा, पॉजिटिव को लेकर पॉजिटिव की बात करेगा बढ़ाने का, निगेटिव की बात करेगा घटाने का। तो यहाँ पॉजिटिव जो होता है वो वांछनीय की काम करता है, वांछनीय कार्य, तो वांछनीय कार्य को बढ़ावा देना, इसके साथ साथ अवांछनीय कार्य को घटाना, है ना। अवांछनीय कार्य को घटाना तो मतलब आपको ऐसा काम करना है रेनफोर्समेंट देके कि ये सकारात्मक कार्य बढ़ जाए और नेगेटिव कार्य घट जाए, है ना, ऐसा काम करना। तो यहाँ पे ये क्रिया होती है मनोवृत्ति को निर्देशन में। पुनर्सत्तावना में क्या होता है कि ये कार्यकर्ता सेवार्थी की समस्या की वास्तविकता की स्थिति समझता है यहाँ पे, और बार बार उसे संतावना देकर आश्वस्त करता है कि आप पुनः स्वस्थ और समस्या रहित हो सकते हैं। अब जब पुनः स्वस्थ और समस्या रहित हो जाओगे तो वो पुनर्सत्तावना ही कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा यहाँ पर। और अगर प्रोत्साहन की बात करें, प्रोत्साहन आप जानते ही हैं, मोटिवेशन की बात आप लोगों ने सुना ही होगा। तो इसमें कार्यकर्ता सेवार्थी की अंतर्निहित क्षमताओं को महत्व देने लगता है और क्लाइंट को मोटिवेट करता रहता है, और उसमें क्या होता है, आत्मसम्मान का विकास होने लगता है, तो वह प्रोत्साहन कहलाने लगता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। कार्यकर्ता जो होता है, क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए आप। कार्यकर्ता सेवार्थी की आंतरिक, जी हाँ सर, अभी जो आपने 25 क्वेश्चन का जो ऑप्शन लगाया टी, उसमें भी तो यही है ना सर कि हम जो होता है क्लाइंट उसकी संवेगात्मक भावनाओं को तो नहीं बढ़ाते हैं सर, उसकी भावनाओं को मजबूत बनाते हैं। तो उसमें अभिवृत्ति लिखी थी, तो वही तो गलत होना था। क्वेश्चन नंबर 25, जी सर। क्या इसमें गलत होना था? सी ऑप्शन में सर सी ऑप्शन में हम रोगी की उसकी भावनाओं को तो नहीं बढ़ाते हैं, उसको कंट्रोल करना सिखाते हैं, यही है ना, उसको मतलब दृढ़ता देते हैं उसकी भावनाओं को। ये चिकित्सा, देखो चिकित्सा अभिवृत्ति, सामाजिक समूह कार्य की विधियों में हम आपसी सहयोग की प्रक्रिया के माध्यम से हम यहाँ पर क्या करेंगे कि रोगियों की संवेगात्मक अभिवृद्धि, अभिवृद्धि का मतलब होता है एक प्रकार से ग्रोथ करने की पॉइंट ऑफ व्यू में। हाँ सर, वही तो मैं तो कह रही हूँ। संवेगात्मक अभिवृद्धि क्या है आपको बता दूं, जहां जटिल मानसिक अवस्था होती है जिसमें शारीरिक और मानसिक पक्षों का समावेश होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थिति के संबंध में सुख दुख की अनुभूति कम या अधिक मात्रा में होती है, तो संवेग की अवस्था में जो आंगिक प्रक्रिया होती हैं वो बेसिकली यहाँ पर उद्दीपन का काम करती हैं। तो आपसी सहयोग की प्रक्रिया में रोगियों की संवेगात्मक अभिवृद्धि बढ़ाना है ना। अब नहीं समझे मेरी बात, मतलब इसका हमें शारीरिक और मानसिक पक्षों का समावेश है, तो हमें उन दोनों चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो सामाजिक समूह कार्य के संबंध में ये कार्य तो है ही है कि हमें शारीरिक पक्ष को भी देखना है और उसे मानसिक पक्ष को भी देखना है। तो आपसी सहयोग की प्रक्रिया में संवेगात्मक अभिवृद्धि की जो प्रक्रियाएं हैं वो संचालित होती हैं, और अभिवृद्धि आपको ये बता रही है संवेगात्मक की जटिल मानसिक अवस्था में जिसमें शारीरिक और मानसिक पक्षों का समावेश है, उन्हें आपको देखना पड़ेगा। तो ये भी आपका करेक्ट है, गलत नहीं है। ठीक है, हाँ ये भी आपका करेक्ट रहेगा मैम। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन ही गलत है 25 में। ठीक है, चलो आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट आगे बढ़ते हैं और हमारे सामने नेक्स्ट सवाल, 1 मिनट, कौन सा क्वेश्चन चल रहा था हमारा? 27 में कुछ कह रहे थे कोई बच्चे और कुछ? हाँ बोलिए सर। प्रोत्साहन नहीं समझ में आया। 20 एक मिनट मैम, क्वेश्चन सर कह रहे हैं शायद 27 का प्रोत्साहन समझ में नहीं आया। प्रोत्साहन बताता हूँ सर, सुनिए। ये जो मोटिवेशन है एक प्रकार से मैं बता दूं, रेनफोर्समेंट का जो काम कर रहा है सर, इसमें सेवार्थी को प्रोत्साहन मिलता है। अब ये अंतर्निहित क्षमताओं को महत्व देता है। तो कार्यकर्ता ने क्या करेगा, सेवार्थी की जो अंतर्निहित क्षमता होगी, अब आप क्या करेंगे, क्लाइंट को उसको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं उसकी, भाई आप अच्छा, गुड, वेरी गुड, आप ये कर सकते हो, शाबाश। तो वो क्या इंटरनली मोटिवेट होता है। तो अंतर्निहित जो क्षमताएं होती हैं उसको महत्व देने लगता है, जिससे सेवार्थी मोटिवेट होकर उसमें आत्मसम्मान का धीरे धीरे उसे विकास होने लगता है कि भाई अब तो ये मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा। यही प्रोत्साहन यहाँ पे है। जैसे अगर मैं छोटे बच्चे से बात करता हूँ, मान लो छोटे बच्चे का अगर कोई काम करता है, अब वेरी गुड, आपने ए तो बना लिया, शाबाश। ये जो शाबाश आपने बोला, सोशल रेनफोर्समेंट है ये,
सामाजिक पुनर्बलन है ये। तो ये इंटरनली मोटिवेट हुआ है। जोड़ों पाँव के नीचे दबा लेंगे। क्या करें? हाँ मैं कह रहा था कि ये प्रोत्साहन, निर्देशन, पुनर्सांत्वना, जी। सर ये मोटिवेशन, एक तरह प्रोत्साहन यही तो ना, मोटिवेशन ही होता ना इंग्लिश में इसका। नहीं, निर्देशन तो डायरेक्शन हो जाएगा सर। पुनर्सत्तावना मतलब एक प्रकार से यहाँ पर आपने जो पुनर्सत्तावना शब्द लिया है, ये बेसिकली ये भी मोटिवेशन से ही रिप्रेजेंट होता है, बट ये एक विधि है मेडिकल सोशल वर्क की, जहाँ आप जब बार बार संतावना उसे देते हैं, आश्वस्त कराते हैं, तो वह पुनः स्वस्थ और समस्या रहित हो सकता है पुनर्सत्तावना में भी। कैसे हो जाएगा? सिर्फ मोटिवेशन से क्यों होगा सर? ये मतलब ये संसाधनों का उपयोग है सर, ये आंसर गलत कैसे है सर? मुझे समझ। मैं आपसे फिर से बताता हूँ, सुनिए सर, एक बार सभी लोग म्यूट हो जाइए। सर जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हीं को तो यूज करके वो प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करता है उसकी। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट मेरी बात सुनिएगा बहुत अच्छे से। सभी लोग एक बार म्यूट हो जाइएगा, सभी बच्चे, ठीक है? देखो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब मेडिकल सोशल वर्क सर किया जाता है, तो उस दौरान हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे सामने कुछ विधियाँ होती हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, प्रविधियाँ होती हैं, मेथड्स, हम उसको फॉलो करते हैं। सपोज हमने मान ली यहाँ पे संसाधनों का उपयोग तो होना, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि सेवार्थी रोगी की समस्या के समाधान के लिए कार्यकर्ता के द्वारा, अब ये रोगी की समस्या का समाधान कर रहा है ना, तो जब रोगी की समस्या का समाधान करता है कार्यकर्ता, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए समुदाय में काम कर रहा है, तो जो लक्ष्य है इस क्लाइंट का, जो समुदाय के लोग हैं उसके पास, जैसे मान लो हमने कोविड के बारे में जानकारी देना है, तो हमारे पास एक मान लीजिए बैनर होना चाहिए, ठीक है, माइक वगैरह होनी चाहिए, पंपलेट वगैरह होना चाहिए, है ना, कुछ पोस्टर होने चाहिए कि कोविड-19 से कैसे बचा जा सकता है। तो ये संसाधनों का उपयोग हो गया, ये आपको ये चीज़ें बताएगी, ये ट्रीटमेंट के दौरान जी। तो सर उसके रोगी के पास जो उपलब्ध है उसको भी तो इन्वॉल्व करेंगे ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल उपलब्ध करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। जो रोगी के पास भी आप ऐसा थोड़ी है कि आप अपने घर से संस्था ही है या एनजीओ देगी सर। जो अवेलेबल संसाधन, मतलब जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, हाँ उनका ही तो यूज कर पाएंगे ना, वही तो काम है मेरा। हाँ बिल्कुल, आप उनको भी यूज कर सकते हैं, अगर उनके पास भी है तो ठीक है। बाई द वे अगर आप मान लो उन्हें जागरूक कर रहे हैं, तो अब उनके पास बैनर वगैरह थोड़ी ना, बैनर तो आप ही को, आप ये चाहे जिस एनजीओ से जुड़े हैं तो आप उस एनजीओ वाले से मान लो उनका गोल है या आपका गोल है, तो आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा, है ना। शायद आप यही पूछ रहे हैं ना कि संसाधन उनका भी यूज कर सकते हैं, तो जो उसके लायक रहेगा संसाधन आप उनमें यूज कर सकते हैं, जो नहीं होगा सो आप करेंगे, यही सर कह रहे हैं ना आप। तो संसाधन मेंटलिस्टिक नहीं सर, बहुत सारी, जैसे उसकी खुद की कितनी कैपेसिटी है, वो कितना अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, उसकी क्या पॉजिटिविटी है, वो भी संसाधन। हाँ वो तो है, वो दूसरे पॉइंट में है सर, वो तो मैं पहले मैंने आपको पहली पॉइंट बताया है, अभी तो ये दूसरी पॉइंट में आएगा, यहाँ पे आएगा ये, अभी यहाँ पर आएंगे। ये उपचार के दौरान में ये आपकी एक पॉइंट है सर, ये आपका तो एक है ही है। जैसे आप निर्देशन की बात कर लें, हम निर्देशन कर लें, आप जो कह रहे हैं अभी उसमें भी आ जाते हैं। तो यहाँ प्रश्न दिया गया है ना कि समस्या की वास्तविकता की स्थिति समझते हुए क्या कार्य करता है ताकि वह पुनः स्वस्थ और समस्या रहित हो जाए। तो ऐसे पॉइंट पर पुनः सत्तावना आता है। अब ये तो नहीं हो सकता, संसाधनों का उपयोग तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये दूसरा, इसका परिभाषा दूसरी है। निर्देशन की देख लीजिए परिभाषा क्या है। निर्देशन आपसे क्या बोल रहा है, ऐसी कंडीशन पर मान लीजिए कि रोगी की कुछ विशिष्ट मान लीजिए स्पेसिफिक कोई भावनाएं, स्थिति या रोग या उपचार के प्रति कोई मनोवृत्ति हो, कोई एटीट्यूड हो, ठीक। अब उस एटीट्यूड को नियंत्रित करने के लिए हम उसे निर्देश देना पड़ता है हमें। अब मान लीजिए कोई चीज़ें, एक आचार संहिता, आप सबके लिए आचार संहिता है, उसके लिए भाई हो सकता है कुछ ऐसा क्लाइंट हो जो आपके आप जो उससे कार्य करवाना चाहते हैं, अगर उसे ठीक करना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जैसे मान लीजिए व्यसनी है, वो व्यसन का मतलब समझ ही रहे होंगे, मादक द्रव्य वगैरह, या कुछ ऐसी सोसाइटी में रहता है जहाँ पे वो क्या नाम है, ड्रग्स वगैरह लेता है, तो आपको ऐसी कंडीशन पे उसे तो इंस्ट्रक्शन देना ही पड़ेगा कि भाई नहीं, आपको वहाँ पे नहीं रहना पड़ेगा कंडीशन सर, हम चाहे सोशल वर्कर हो, चाहे काउंसलर हो, चाहे साइकोथेरेपिस्ट हो, जी। हम निर्देशन तो कभी नहीं दे सकते ना, कभी ये तो हम करते भी नहीं सकते। हम सिर्फ ना सर इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर, उसकी रिसोर्सेज यूज करते हैं और उसको इस लायक बनाते हैं कि अपनी प्रॉब्लम को। देखो वो बात आपने सही कहा कि हम कभी निर्देशन नहीं देने वाली बात, लेकिन सर आपको बता दूं
कि आप उसको सुधारेंगे कैसे। अगर मान लो मैंने अपराधी वाला भी एक एग्जांपल दिया कि अगर अपराधी है वो, अगर आप उसमें जाने से भी मना नहीं करेंगे तो वो तो फिर जाएगा, फिर उसमें सुधार कहाँ से हो पाएगा, फिर तो वो मानेगा ही नहीं, है ना भाई। मैं कह रहा हूँ अगर आपको कि आपने जेबी वाटसन की कहा, आपने परिभाषा सुना होगा कि सेवार्थी मुझे एक बच्चा जो है कोरे कागज की तरह होता है, मुझे जिस तरीके से दोगे मैं वैसा ढाल दूंगा, ठीक है। तो आप वो कैसे ढाल रहा है, क्योंकि वो कुछ रूल रेगुलेशंस, कुछ एथिक्स वगैरह फॉलो कर रहा है, कोड ऑफ इंडक्ट। उसी तरीके से सर आपको भी कुछ ना कुछ तो निर्देशन देना पड़ेगा। अगर आप निर्देशन नहीं देंगे, अगर वो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर कर रहा है या असामाजिक तथ्य बार बार वो करेगा तो उसमें सुधार कहाँ से होगा। कुछ तो हमें उसके मना करना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने दो शब्द का प्रयोग किया था, एक वांछनीय और एक अवांछनीय। तो वांछनीय कार्य को बढ़ावा देना, अवांछनीय कार्य को घटाना, ये निर्देशन के अंतर्गत आता है। अब इसको कहो तो समझाओ वांछनीय कार्य बढ़ेगा कैसे। जैसे मैंने अगर आपसे कहा, दोनों साथ साथ होते हैं। हाँ अब मेरी बात थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पर ये भी थोड़ा सा आप डीप में चले गए हैं सर, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए वांछनीय कार्य अगर है, समझने का केवल प्रयास करिए बस। एक अवांछनीय कार्य है। अगर मैं आपसे कहूँ वांछनीय कार्य में, एक मिनट, अगर मैं आपसे बोलूँ कि यह वांछनीय कार्य है, जैसे सपोज मैंने बोला कि मान लीजिए एक लड़का है, क्लास में पढ़ रहा है और वो क्लास में बार बार जो है अटेंशन नहीं दे रहा वाइट बोर्ड पर। जब वाइट बोर्ड पर वो अटेंशन नहीं दे रहा, बार बार इधर उधर देख रहा है। अब आपने क्या किया, जब बार बार जो इधर उधर देख रहा है ना, वो अवांछनीय व्यवहार है। वो क्या है, अवांछनीय व्यवहार। अब हमें इसे कम करना है, ये व्यवहार को, ताकि वो बार बार ना देखे। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने उसको ड्यूरेशन दिया, टाइम, अवधि इसको बोलते हैं हम लोग, अवधि के अकॉर्डिंग हमने देखा। हमने कहा कि भाई अगर आप 5 मिनट इस वाइट बोर्ड पर आप देखेंगे तो हम आपको एक टॉफ़ी देंगे। हम आपको, बच्चा है भाई छोटा सा, तो अगर वो 5 मिनट इस वाइट बोर्ड पर देख रहा है और जो 5 मिनट के लिए आपने एक टॉफ़ी देने, अपने जो रेनफोर्समेंट दे रहे हैं 5 मिनट के लिए, वो एक वांछनीय कार्य कर रहा है। तो वांछनीय कार्य आपका ये हुआ कि 5 मिनट तक वो नहीं देखा। तो आपने ये जो रेनफोर्समेंट वाला जो दिया है आपने टॉफ़ी देकर, पुनर्बलन जो आप आगे बढ़ा रहे हैं वांछनीय कार्य में, ये बेसिकली वांछनीय कार्य यहाँ पे बढ़ रहा है और अवांछनीय कार्य अब घट रहा है, क्योंकि वो कम हो गया। अब वो कम देख रहा है 5 मिनट में। पहले 5 मिनट में 3 से 4 बार देखता था, अब 5 मिनट में हो सकता है एक ही बार देखा हो सकता है, ऐसा मान लेते हैं हम, है ना। फिर दूसरे दिन आपने किया तो दूसरे दिन हो सकता है 10 मिनट कर दिया, आपने बढ़ा दिया, 10 मिनट बाद दिया, तीसरे दिन आप 15 मिनट बाद दिए, है ना। उस तरीके से आप ये क्या हो सकता है, अवांछनीय व्यवहार कम हो सकता है, आधे घंटे में या 1 घंटे में वो ना देखे फिर बाद में, ऐसी कंडीशन। तो ये बेसिकली निर्देशन वाला काम होता है। और यही कार्य जो है निर्देशन के अंतर्गत हम यूज में लाते हैं दो कार्य, एक वांछनीय बिहेवियर और एक अवांछनीय बिहेवियर। ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं यहाँ पे। इसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट भी कहते हैं और मानते हैं रेनफोर्समेंट, और एक निगेटिव रेनफोर्समेंट के अंतर्गत रखते हैं इसको। ठीक है सर, समझे आप ये बात को, निर्देशन कहने का मतलब क्या था यहाँ पे। हाँ ये निर्देशन होगा सर। पुनर्सत्तावना में ये साफ शब्दों में है कि आप इसको तो समझ ही सकते हैं कि अगर मान लीजिए वास्तविक स्थिति को समझकर आप सेवार्थी की समस्या की वास्तविक स्थिति समझ गए आप, अब मान लो जब जान जाएंगे तो अब उसे किसी कार्य को बढ़ावा देना है आपको, तो उसे बार बार संतावना या उसे आश्वस्त देकर उसे पुनः स्वस्थ और समस्या रहित बना सकते हैं। वो शब्द जो कहलाती है पुनर्सत्तावना कहलाती है। प्रॉब्लम आप समझ गए हैं वास्तविक लेवल पर। अब समझने के बाद आपको टेक्निक लगा दिया पुनर्सत्तावना को, और उसी के आधार पे आपने क्या किया, उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रोत्साहन तो बहुत सरल है कि अंतर्निहित क्षमता को आपने महत्व दे दिया उस पर सेवार्थी को, और उससे क्या होता है, सेवार्थी को प्रोत्साहन मिलने लगता है। तो उसमें जब सेवार्थी को प्रोत्साहन मिलता है तो उसमें आत्मसम्मान या उसका विकास होने लगता है। तो जाहिर सी बात वो आपके कार्यों में भी इम्प्रूव करने लगता है। ये चीज़ होती है ना। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए एक बार आप, कि कार्यकर्ता सेवार्थी की आंतरिक शक्ति, क्षमता, संवेग जो है संवेग, सामर्थ्य तथा इसके समुचित उपयोग की क्षमता को विकसित करता है, ताकि समस्या को पूर्णतः समाधान हो जाए। तो बताइए क्या कहलाएगा वो। अंतर्दृष्टि का विकास, स्वीकृति, संप्रेषण, सरलीकरण। देखिए ये भी बेसिकली आपका एक प्रकार का क्या है, उपचार ही है। अब समझिए इस प्रश्न को अच्छे से, बताइए इसका जवाब एक बार मुझे, एक बार आप मुझे बताइए फिर मैं बताता हूं। मैं बताइए एक बार। डी, ओके, सरलीकरण। चलो अब सुनो क्वेश्चन नंबर 28। अंतर्दृष्टि का विकास क्या होता है।
समझने का प्रयास करिएगा। ये एक ऐसी विधि है, क्या करें मैं, आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलिए। सर इनसाइड डेवलपमेंट। ओके, इनसाइड डेवलपमेंट क्या है बेसिकली, ये एक ऐसी मेथड, एक ऐसा विधि है जहां पे कार्यकर्ता सेवार्थी की आंतरिक शक्ति, क्षमता, बात को समझिए, यहाँ पे जैसे उसकी क्षमता हो गई, आंतरिक शक्ति हो गई, संवेग हो गया, सामर्थ्य हो गया, है ना, इसका समुचित उपयोग की जो क्षमता हो रही है उसको विकसित कर रहा है ना, ताकि वह अपनी समस्या को भली प्रकार से समाधान स्वयं कर सके। और जब इस तरीके की एक्टिविटी आती है तो वो पूर्ण रूपेण समस्या समाधान के रूप में अंतर्दृष्टि का विकास होता है, वहाँ पर इनसाइड डेवलपमेंट होती है। इनसाइड लर्निंग एक थ्योरी भी है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कोलर का नाम आता है। तो यहाँ पर उसी को भी आप रिप्रेजेंट करेंगे तो भी आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। जो संप्रेषण है, जो कम्युनिकेशन है, संप्रेषण मतलब ये होता है कि कार्यकर्ता सेवार्थी की समस्या और उसके व्यवहार की जो नेचर है उसका विश्लेषण अपने ज्ञान और अनुभव के द्वारा कर सके, ताकि सेवार्थी का जो कष्ट है उसकी भावनाओं को, जो कष्ट है उसकी भावनाओं में कमी ला सके, उसको सहारा मिल सके, वो बेसिकली कम्युनिकेशन। तो संप्रेषण भी एक ऐसा होना चाहिए कि ताकि सेवार्थी के संप्रेषण कार्यकर्ता सही तरीके से समझ पाए और कार्यकर्ता का जो कम्युनिकेशन है, जो बातें हैं, विचार है, वो सही तरीके से सेवार्थी समझ सके। तो संप्रेषण अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये सिद्धांत में भी आता है, देखने को मिलता है हमें। स्वीकृति भी है, एक्सेप्टेंस, ये तो आप जानते ही हैं। स्वीकृति क्या होता है कि व्यवसाय संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, जो भी आप प्रोफेशनल कार्य करेंगे उसमें स्वीकृति का सिद्धांत भी और स्वीकृति का जो विधि है ये काफ़ी फेमस है। तो व्यावसायिक संबंधों को स्थापना में स्वीकृति जो होता है एक पक्षी कभी बात नहीं करता, ये बेसिकली वस्तुनिष्ठता पर आधारित होता है, व्यक्तिनिष्ठता पर आधारित नहीं होता है, क्योंकि सेवार्थी और कार्यकर्ता दोनों एक दूसरे को निर्धारित सीमा के अंतर्गत जो है स्वीकृति का मान्यता प्रदान करते हैं। तो इसलिए स्वीकृति भी कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाता है एक प्रकार से प्रविधियों के रूप में। एक्सेप्टेंसन एक प्रकार की मेथड्स के रूप में मानी जाती है, ठीक है। तो ये बहुपक्षी विधि होती है, एक पक्षी नहीं। बहुपक्षी का मतलब ये होता है एक प्रकार से कि मैं आपसे ये कहूँ कि जैसे जो भी चीज़ें उसके जो चीज़ें वो नेगेटिव बातें बता रहा अपने बारे में, या जो फैक्ट आपको लग रहा है कि वो नेगेटिव है, वो बता रहा पॉजिटिव के रूप में, उससे हमसे कोई मतलब नहीं रखता कि भाई पॉजिटिव के रूप में बता रहा है, नेगेटिव रूप में बता रहा है। लेकिन जैसे हमें पता चलता है कि ये नेगेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इसका मतलब नहीं कि उसे छोड़ देना चाहिए हमें। वो समस्या आप रख लीजिए अपने जो है गोल में, और जो आपको नीड लगे उसी के आधार पर आप करिए। तो बहुपक्षी का मतलब कई गोलों को आप चुनाव कर सकते हैं, यह स्वीकृति का बताता है यहाँ पे। और सरलीकरण क्या होता है? सरलीकरण बहुत ही सिंपल है, इसके बारे में आप लोगों ने समझे भी होंगे कि कभी कभी रोगी अब अपनी नाना प्रकार की भावनाएं या कभी विभिन्न प्रकार की जो उसकी भावनाएं हैं उसके प्रभाव की जो व्यापकता के कारण जटिलता से जो ग्रसित हो जाता है, तो उसके कार्य और व्यवहार जो है दिशाहीन हो जाते हैं। जब कई प्रकार की समस्याएं या भावनाएं वहाँ पे व्यक्त होने लगती है तो वो समस्याएं क्या हो जाती है, एक प्रकार से दिशाहीन बन जाती है। तो ऐसी कंडीशन में सोशल वर्कर को कार्य कारण संबंधित रोगी की विचारधाराओं के मध्य अंतर संबंध स्थापित करना पड़ता है। तो उन्हें सरल रूप से रोगी को सम्मुख स्पष्ट रूप से उसकी ताकि सहायता कर सके। तो सरलीकरण केवल करने का मतलब ये है कि उसकी जो भी समस्याएं हैं विभिन्न प्रकार की, उन समस्याओं का विश्लेषण कर या कार्य विश्लेषण के माध्यम से करके उसे लक्ष्य के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। तो ये भी एक प्रकार का आपकी विधि के रूप में आती है ना। इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट रहेगा, ठीक है। बाकी स्वीकृति भी होनी चाहिए, संप्रेषण भी होना चाहिए, सरलीकरण भी होना चाहिए। संप्रेषण में कम्युनिकेशन दोनों का सही तरीके से होना चाहिए, और स्वीकृति में आप ध्यान रखिएगा कार्यकर्ता और सेवार्थी दोनों एक दूसरे को निर्धारित सीमा के अंतर्गत मान्यता प्रदान कर सके, वही स्वीकृति है। और सरलीकरण क्या होता है, जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं उसके अंदर, उन सभी समस्याओं को आप सही तरीके से जनरलाइजेशन कर ले, समस्याओं का सामान्यीकरण कर ले, है ना, ताकि आइडेंटिफाई कर ले आप उसमें से। और फिर उपचार के बाद क्वेश्चन नंबर 29, उपचार के बाद जब रोगी घर जाता है तब चिकित्सालय से घर तक पहुंचने के बीच किस प्रकार का गृह स्थापना की बात होती है। बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया पेपर में, प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 29, बताइए। और मैं आपको बताता भी हूं कि सेवार्थी के डिस्चार्ज करने के बाद छोड़ नहीं देना है आपको। बताओ। मध्य मार्ग गृह। ओके, मध्य मार्ग गृह,
उपचार के बाद। और भी कोई अपने विचारों को बताएं, व्यक्त करें। ए, ओके, मध्य हस्तांतरण ग्रह। ऑप्शन ए आएगा, स्थानांतरण ग्रह। अच्छा अच्छा, देख, पहले से घर तक पहुंचने के बीच कह रहे हैं। हाँ अगर घर चला गया तो स्थानांतरण से मार्ग रहेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उपचार के बाद जब रोगी घर जाता है ना, तब चिकित्सालय से उसके घर तक पहुंचने के मध्य मार्ग गृह की स्थापना होने लगती है। ठीक है, क्योंकि वो मार्ग में ही है। हाँ, बेंगलुरु में विकास और आशा नामक ऐसे 2 गृह थे बेंगलुरु में, जहां मनोचिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता पर उन सभी रोगियों के साथ, चाहे वे चिकित्सालय के बाहर विभाग मतलब ओपीडी के उपचार के बाद घर गए हो या चिकित्सालय में भर्ती रहकर वहाँ से मुक्त होकर घर आए हों या घर गए हों, ऐसे दायित्व होते हैं चिकित्सालय के घर जाते समय। उन्हें परिवारजनों को आवश्यक और उचित निर्देशन के परामर्श दिया जाता है ताकि वो दिशाओं में या निर्देशों में अनुकूल घर पर रहें और उपचार ले पाएं। बुलाए जाने पर पुनः परीक्षण के लिए चिकित्सालय वो जा पाएं, उसी को बोला जाता है मध्य मार्ग गृह। और यह पार्ट बनता है निगरानी का, और निगरानी बेसिकली आती है शुद्ध हिंदी में अनुरक्षण। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। यहाँ पे हस्तांतरण नहीं होगा, है ना। ठीक है, एक लास्ट सवाल आज का देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 30। पुनर्वास का प्रथम पहलू सहायता करता है। जरा बताइए क्या इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 30। पुनर्वास, देखो, पुनर्वास बेसिकली मानसिक रोगियों के पुनर्वास में मनोचिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता का जो योगदान होता है। सभी होगा, अच्छा, पुराने असहाय रोगियों की देखभाल के योग्य बनाना कर, बिल्कुल सही। मानसिक बाधित, आजकल ये मानसिक बाधित के बजाय बौद्धिक अक्षमता शब्द यूज होता है। ठीक है, बौद्धिक अक्षमता को स्वयं की देखभाल योग्य बनाना और उन्हें दैनिक क्रियाओं के योग्य बनाकर, सही, डी। ठीक है, डी आपका सही रहेगा। ठीक है, तो आज ये आपका यहीं तक रहेगा। कल मैं आप लोगों को जो है 6:30 पर आप सभी लोगों से कुछ विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, उन बीमारियों के बारे में कल मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। जैसे मैंने बताया था, हैजा, तपेदिक, मलेरिया, ठीक है, डिप्थीरिया, ऐसी कुछ बीमारियां हैं। 6:30 से 7:30 पर बात करूंगा उस पर। और फिर 8 बजे से आप लोगों का जो टॉपिक होगा वो चलेगा संघर्षवाद। ठीक है, वो चलेगा, आप सबका संघर्ष पर चलेगी बात। ठीक है, द्वंद्वात्मक जिसको बोलते हैं, इन सभी पर हम लोग कल बातचीत करेंगे। इसको एक बार आप लोग टाइम निकाल के पढ़ लीजिएगा अच्छे से। मैंने PDF आपके टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया है। ठीक है, अगर कोई डाउट वगैरह होगा कल की क्लास में हम लोग चर्चा भी करते रहेंगे साथ ही साथ। ठीक है ना, चलिए, ठीक है सर, मैम बताइए। चलिए।